बिल्कुल। फंडामेंटली ये मेथड्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और हमारे इम्यून सिस्टम को एनालाइज करने के टूल्स हैं। इनसे हमें एवोल्यूशन, हेल्थ और हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में इनक्रेडिबल इंसाइट्स मिलती हैं। हम्म। और हाँ, ये मेथड्स डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखेंगे कि बायोकेमिकल टेक्निक्स ऑफन इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज या जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस बनती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बायोकेमिकल मेथड्स। तो इसका मतलब हुआ बायोकेमिकल्स लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को एनालाइज करना, राइट? एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट विद डीएनए एनालिसिस। इसमें डीएनए सीक्वेंस को डिकोड करना, जीन्स आइडेंटिफाई करना और उनके फंक्शंस पता लगाना शामिल है। ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को समझने के लिए क्रूशल है और साथ ही हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए भी। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, सोर्स मटेरियल मेंशंस स्टडीज एक्सप्लोरिंग हाउ वी इवॉल्व्ड, हमारे एंशिएंट रिलेटिव से हमारे जेनेटिक कनेक्शंस क्या हैं, ये सब डीएनए एनालिसिस से पता चलता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो निएंडरथल्स वाले एग्जांपल्स, जैसे सोर्स बताता है कि कुछ यूरोपियंस में कोविड-19 की हायर वल्नरेबिलिटी या फिर जल्दी उठने की आदत हाँ। पोटेंशियली निएंडरथल जीन से लिंक्ड हो सकती है। कभी सोचा है कि हमारी सीमिंगली नॉर्मल डेली हैबिट्स भी हजारों साल पुराने जीन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती हैं? इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, इजंट इट? हाँ। इसी लिनिएज ट्रेसिंग में आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एमटीडीएनए एनालिसिस पर। एमटीडीएनए, ओके। ये डीएनए हमें एक्सक्लूसिवली अपनी मदर से इनहेरिट होता है, इसलिए इसे मटर्नल एंसेस्ट्री यानी मदर साइड की लीनिएज ट्रेस की जा सकती है। सोर्स में माइटोकॉन्ड्रियल ईव का कॉन्सेप्ट भी मेंशन्ड है। द आइडिया कि शायद सभी लिविंग ह्यूमंस की मटर्नल लाइन एक कॉमन फीमेल एंसेस्टर तक ट्रेस की जा सकती है, वाओ। जो बहुत पहले अफ्रीका में रहती थी। और प्रैक्टिकल लेवल पर ये मटर्नल पेरेंटेज डिस्प्यूट्स सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो अगर एमटीएनए मदर साइड ट्रेस करता है तो फादर साइड के लिए भी कुछ होगा? यस, उसके लिए है वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। वाई क्रोमोसोम फादर से सिर्फ सन में पास होता है। अच्छा, सिर्फ सन में? हाँ, तो ये पैटर्नल एंसेस्ट्री बताता है और पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सोर्स में एनडी तिवारी केस का एग्जांपल है, ओ हाँ, याद है। जहाँ जहाँ ये क्रोमोसोम एनालिसिस से कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ था कि वही बायोलॉजिकल फादर थे। कितना पावरफुल टूल है ये! जीएनए से इतनी पर्सनल और लीगल हिस्ट्री ट्रेस करना पॉसिबल है। सही में कमाल है। नेक्स्ट अप इन बायोकेमिकल मेथड्स इज एचएलए टाइपिंग। एचएलए स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। चले ठीक है। ये बेसिकली क्रोमोसोम 6 पर मौजूद 6 जीन्स का एक ग्रुप है और इन जीन्स के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स या फ्लेवर्स होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। सोर्स के मुताबिक हर एचएलए जीन के एवरेज 110 डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं। इमेजिन द कॉम्बिनेशंस। 110? वाओ। इसी मैसिव वेरिएशन की वजह से हर इंडिविजुअल का एचएलए प्रोफाइल प्रैक्टिकली यूनिक होता है। ये उनकी एक तरह की इम्यून आइडेंटिटी है। इम्यून आइडेंटिटी, इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, और ये यूनिक एचएलए प्रोफाइल डिटरमिन करता है कि उनकी बॉडी डिफरेंट डिजीजेस पर कैसे रिएक्ट करेगी या वो किन डिजीजेस के लिए जेनेटिकली ज्यादा ससेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्पेसिफिक एचएलए वेरिएंट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टाइप 2 डायबिटीज या इवन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स के हायर रिस्क से जुड़े हो सकते हैं। मतलब हमारी जीन्स डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी बीमारी होने का रिस्क ज्यादा है? हाँ, काफी हद तक। कभी सोचा आपकी जीन्स कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको फ्लू ज्यादा होगा या कम? एचएलए प्लेज अ बिग रोल देयर। वाओ। तो इन सब एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, एंसेस्ट्री, एचएलए टाइपिंग के लिए कुछ कोर लैब टेक्निक्स होंगी। सोर्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लॉटिंग का जिक्र है। हाँ, ये फंडामेंटल टेक्निक्स हैं। लेट्स ब्रेक डाउन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले डीएनए को स्पेशल एंजाइम्स जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, सोच लीजिए मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स, ओके। उनसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पॉइंट करके छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। ठीक है। फिर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक जेल शीट पर लोड किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। जेल एक सीव की तरह काम करता है। छोटे फ्रेगमेंट्स आसानी से निकल जाते हैं और तेज मूव करते हैं, हाँ। जबकि बड़े फ्रेगमेंट्स धीरे मूव करते हैं। रिजल्ट, डीएनए फ्रेगमेंट्स साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा। ये पैटर्न एक यूनिक बारकोड या मैप जैसा दिखता है, जिसे आरएफएलपी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मैप। आरएफएलपी मैप। और ये यूनिक क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट साइट्स भी अलग अलग जगह पर होते हैं। अच्छा। इसलिए जब उनके डीएनए को कट किया जाता है तो अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। रिजल्टिंग आरएफएलपी मैप हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक होता है, लाइक अ जेनेटिक फिंगरप्रिंट। इसका फोरेंसिक यूज तो कमाल का है, जैसे सीएसआई शोज में दिखाते हैं। बिल्कुल। एक क्राइम सीन से मिले डीएनए सैंपल का आरएफएलपी मैप बनाकर सस्पेक्ट्स के आरएफएलपी मैप से मैच करके कल्प्रिट आइडेंटिफाई करना। इमेजिन एक छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट कितने बड़े क्राइम सॉल्व कर सकता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इलेक्ट्रोफोरेसिस आरएफएलपी मैप बना देता है। अब अगर हमें उस मैप में कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस या जीन ढूंढना है तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। इसके लिए लैब मेड फ्लोरेसेंटली लेबल्ड डीएनए प्रोब्स यूज होते हैं। ये प्रोब्स बेसिकली उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पीसेस होते हैं। फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स, ओके। ये प्रोब आरएफएलपी मैप पर अपने टारगेट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाकर बाइंड हो जाता है। क्योंकि प्रोब फ्लोरेसेंटली टैग्ड है, बाइंडिंग के बाद वो लाइट एमिट करता है।
अच्छा। जिससे उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है। तो अगर आपको पता करना है कि किसी के डीएनए में कोई पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड जीन है या नहीं, ब्लॉटिंग कैन हेल्प पिन पॉइंट इट। ये प्रोसेस सुनकर मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट की याद आ रही है, जो हम सब ने कोविड-19 के टाइम एक्सपीरियंस किया है। क्या वहां भी सिमिलर प्रिंसिपल्स यूज होते हैं? एब्सोल्युटली। आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिल्ड्स ऑन दीज आइडियाज। राइट। कोविड टेस्ट में अगर सैंपल में वायरस है तो उसका आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से उस वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए को डीएनए में, ठीक है। उसके बाद पीसीआर टेक्निक, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग सेक्शन में डिटेल में देखेंगे, यूज करके उस डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जाती हैं फ्लोरेसेंट टैग्स के साथ। हर पीसीआर साइकिल में डीएनए डबल होता है। मशीन डिटेक्ट करती है कि फ्लोरेसेंस डिटेक्टेबल लेवल तक कितने साइकिल में पहुंचती है। इसी को सीटी वैल्यू कहते हैं, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, तो लोअर सीटी वैल्यू का मतलब ज्यादा वायरस। एग्जैक्टली। लोअर सीटी वैल्यू का मतलब है कि फ्लोरेसेंस जल्दी डिटेक्ट हो गई, यानी स्टार्टिंग में वायरल लोड ज्यादा था। ओके। सोर्स बताता है कि जनरली अगर 35 साइकिल्स तक भी सिग्निफिकेंट फ्लोरेसेंस डिटेक्ट नहीं होती तो रिजल्ट नेगेटिव माना जाता है। सोचा था कभी कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट में वो नंबर इतना कुछ बताता है? डेफिनेटली नॉट इन दिस मच डिटेल। ओके, ये थे बायोकेमिकल मेथड्स। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम की। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, इम्यूनोजेनेटिक्स। ये फील्ड जेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम के रिलेशनशिप को स्टडी करती है, राइट? करेक्ट। और यहाँ एचएलए जीन्स फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद है हमने एचएलए को इम्यून आइडेंटिटी कहा था? हाँ हाँ। वो इसलिए क्योंकि एचएलए जीन्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी एमएचसी प्रोटीन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स हमारी ऑलमोस्ट हर सेल की सरफेस पर आइडेंटिटी फ्लैग्स की तरह होते हैं। आइडेंटिटी फ्लैग्स, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम इन एमएचसी फ्लैग्स को पहचानता है एज सेल्फ। अगर बॉडी को कोई सेल मिलती है जिसका एमएचसी प्रोफाइल डिफरेंट है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोनर ऑर्गन की सेल्स, तो इम्यून सिस्टम उसे फौरन समझकर अटैक करता है। यही ऑर्गन रिजेक्शन का मेन रीजन है। ओह, ओके। यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे यूनिक एचएलए जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हम डिफरेंट इन्फेक्शन से कितनी इफेक्टिवली लड़ पाते हैं और किन डिजीजेस के प्रति हम ज्यादा वल्नरेबल हैं। सोर्स में टीबी और डायबिटीज के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। कुछ एचएलए टाइप्स टीबी से बचाने में मदद करते हैं, जबकि दूसरे ससेप्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। Isn't it amazing how genetics dictates our battles with diseases? हाँ, ये तो है। और इम्यून सिस्टम का कोर तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ना? जी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? जरूर। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे वायरस का पार्ट, बैक्टीरिया, पोलन, जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। ओके। एंटीबॉडीज, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, एक वाई शेप्ड प्रोटीन है जो हमारी बॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनाती है। एंटीबॉडी पर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है, पैराटोप, जो एंटीजन की एक स्पेसिफिक साइट एपिटोप से बाइंड करती है, बिल्कुल एक लॉक और की तरह। लॉकिंग की, ये एनालॉजी अच्छी है। हाँ। एक स्पेसिफिक की पराटो सिर्फ एक स्पेसिफिक लॉक एपिटोप में फिट होती है। और वैक्सीन्स इसी मैकेनिज्म पर काम करती हैं, बॉडी को ट्रेन करने के लिए। प्रिसाइसली। वैक्सीन्स बेसिकली बॉडी को हार्मलेस फॉर्म ऑफ एंटीजन या उसका पार्ट से एक्सपोज करती हैं। इससे इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाना सीख लेता है और इम्यून मेमोरी डेवलप कर लेता है। अच्छा। ताकि अगर फ्यूचर में असली इन्फेक्शन हो तो बॉडी ऑलरेडी तैयार हो और क्विकली रिस्पॉन्स दे सके। सो द वैक्सीन एक्ट्स लाइक अ ट्रेनिंग मैनुअल फॉर आवर इम्यून सिस्टम यूजिंग दिस लॉक एंड की प्रिंसिपल। मेक्स सेंस। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की 5 मेन क्लासेस हैं। सोर्स में गेम एरोनिम, एक जी, एक आईए, एक जीएम, एक आईजीई, एक आईजीडी मेंशन है। GAMED, गॉट इट। हाँ, इनके अलग अलग रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आईजीजी सबसे कॉमन टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कई डिजीजेस डायग्नोस की जा सकती हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट आईजीजी का लेवल बढ़ जाता है। ओके। लैब में डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए जो एंटीबॉडीज यूज होती हैं, सोर्स में उनके 2 टाइप्स बताए गए हैं, पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल। इनमें क्या डिफरेंस है? गुड क्वेश्चन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज डिफरेंट बी सेल्स या इम्यून सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, उनके क्लोन से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। इमेजिन कीजिए एक एंटीजन में मल्टीपल एपिटोप्स लॉक्स हो सकते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का मिक्सचर उन डिफरेंट एपिटोप से बाइंड कर सकता है। इन्हें बनाना कंपैरेटिवली सस्ता और क्विक है। ये ऑफन एनिमल्स लाइक हॉर्सेस या पिग्स में एंटीजन इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज कलेक्ट की जाती हैं। अच्छा, एनिमल्स में? लेकिन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कम स्पेसिफिक होती हैं। सोर्स कहता है कि ये क्रॉस रिएक्टिविटी दिखा सकती हैं, यानी कभी-कभी गलत एपिटोप या इवन गलत एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं। ओके, सो लेस स्पेसिफिक। हाँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑन द अदर हैंड एक सिंगल बी सेल के क्लोन से बनाई जाती हैं। इसके लिए क्लेवर टेक्निक यूज होती है जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल को एक माइलोमा यानी कैंसर सेल के साथ फ्यूज करके एक हाइब्रिडोमा सेल बनाई जाती है। हाइब्रिडोमा, इंटरेस्टिंग। हाँ, माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडेफिनिटली डिवाइड करती रहती है, तो हाइब्रिडोमा भी कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता है और एक ही टाइप की हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता रहता है, एक एंटीबॉडी फैक्ट्री की तरह। तो मोनोक्लोनल ज्यादा प्रिसाइज है। एक्सट्रीमली प्रिसाइज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन के एक ही स्पेसिफिक एपिटोप लॉक को टारगेट करती हैं। इन्हें बनाना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इनकी हाई स्पेसिफिसिटी के कारण ये डायग्नोस्टिक्स में गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ये न्यू डिजीजेस या बायोवेपन्स डिटेक्ट करने के लिए भी क्रूशियल हैं।
अगर कोई नया पैथोजन आता है तो उसके यूनिक एपिटोप को टारगेट करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर डिटेक्शन एंड पोटेंशियली ट्रीटमेंट. This naturally leads to questions about biosecurity and how prepared we are for unknown threats. Wouldn't you agree? एब्सोल्युटली. इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं डायग्नोस्टिक्स में, जैसे हाँ, जैसे डेंगू के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट. ये टेस्ट ब्लड में NS1 प्रोटीन, जो कि डेंगू वायरस द्वारा बनाया गया एंटीजन है, डिटेक्ट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करता है. NS1 टेस्ट. ओके. अगर ब्लड में NS1 है तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी और टेस्ट पॉजिटिव आएगा. सिंपल. राइट. एक और बहुत कॉमन टेक्निक है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. इलाइजा. हाँ, सुना है. सोर्स बताता है ये इबोला, जीका जैसी कई डिजीजेस के एंटीजेंस डिटेक्ट करने में यूज होता है. प्रोसेस बेसिकली ऐसा है, एक प्लेट पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोट की जाती है, पेशेंट का सैंपल डाला जाता है. ठीक है. अगर सैंपल में टारगेट एंटीजन है तो वो प्लेट पर लगी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है. फिर एक दूसरी एंटीबॉडी जिसके साथ एक एंजाइम जुड़ा होता है डाली जाती है. ये दूसरी एंटीबॉडी भी एंटीजन से बाइंड करती है, एक सैंडविच बनाते हुए. प्लेट, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. सैंडविच. ओके. फाइनली एक केमिकल सबस्ट्रेट डाला जाता है. अगर एंजाइम प्रेजेंट है, जो तभी होगा अगर एंटीजन प्रेजेंट था, तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को ब्रेक करके कलर चेंज प्रोड्यूस करता है. कलर चेंज कंफर्म्स एंटीजन प्रेजेंस. गॉट इट. इम्यूनोजेनेटिक्स के बेनिफिट सिर्फ डायग्नोस्टिक्स तक ही सीमित नहीं है, राइट? सोर्स में डीएनए वैक्सीन्स का भी जिक्र है. यस, डीएनए वैक्सीन्स एक एक्साइटिंग एरिया है. यहाँ अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है. इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द एंटीजन प्रोटीन, हम एंटीजन बनाने वाला जीन यूज करते हैं. जीन को यूज करते हैं, कैसे? उस जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट किया जाता है. ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा सर्कुलर डीएनए होता है. प्लाज्मिड. ओके. बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है तो वो प्लाज्मिड के साथ उस जीन की भी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देते हैं. फिर इस प्लाज्मिड डीएनए को प्यूरिफाई करके वैक्सीन की तरह इंजेक्ट किया जाता है. तो बॉडी डीएनए से कैसे इम्यूनिटी डेवलप करती है? जब ये प्लाज्मिड डीएनए हमारी सेल्स में एंटर करता है, हमारी सेल्स उस फॉरेन जीन को रीड करके खुद ही वो एंटीजन प्रोटीन बनाने लगती हैं. अच्छा, सेल्स खुद एंटीजन बनाती हैं. हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम फिर इस सेल मेड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और इम्यून मेमोरी डेवलप कर लेता है. इट्स लाइक गिविंग आवर बॉडी द ब्लूप्रिंट डीएनए टू मेक द टारगेट प्रैक्टिस डमी एंटीजन इटसेल्फ. बहुत ही क्लेवर अप्रोच है. बिल्कुल. और एक और इमर्जिंग फील्ड है फार्माकोजेनोमिक्स. हमने बात की थी कि सबका HLA प्रोफाइल यूनिक होता है, हाँ. जिससे उनका इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है. इसी तरह हमारी ओवरऑल जेनेटिक मेकअप के कारण हम मेडिसिन पर भी अलग अलग रिएक्ट करते हैं. कभी नोटिस किया है, एक मेडिसिन किसी पर बहुत इफेक्टिव होती है, किसी पर बिल्कुल नहीं. हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा. फार्माकोजेनोमिक्स का एम है इंडिविजुअल के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करना. राइट ड्रग, राइट डोज फॉर द राइट पर्सन. That sounds like the future of medicine. It really could be. Source suggests that advancements in AI and genetic data analysis are making this more feasible. Imagine a future where medical stores don't just give pre-packed pills, but maybe compound a medicine tailored to your specific genetic profile right there. What do you think that future might look like? Mind-blowing potential. Okay, अब चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जीन्स को मॉडिफाई करना. इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जाता है, सही? Yes, that's the core idea. Genetic engineering involves techniques to achieve various goals, like making multiple copies of specific genes, inserting new genes into an organism, modifying existing genes, or even silencing, मतलब उनका एक्सप्रेशन रोकना. ओके. इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं. मेडिकल फील्ड में जैसे जीन थेरेपी, एग्रीकल्चर में GM क्रॉप्स बनाना, एवोल्यूशनरी स्टडीज को फैसिलिटेट करना, इवन बायोफ्यूल्स लाइक बायोएथेनॉल बनाना. बायोएथेनॉल भी? वाओ. हाँ, जैसा सोर्स में मेंशन है. और इसमें भी PCR जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं, जो हमने बायोकेमिकल मेथड्स में ब्रीफली टच की थी. राइट, PCR. तो आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में PCR पर फोकस करेंगे. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इमेजिन कीजिए, एक क्राइम सीन से DNA का सिर्फ एक मिनिस्क्यूल सैंपल मिला है, या किसी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ फ्रैगमेंट्स. अगर टेस्टिंग में वो सैंपल यूज हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया तो हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी. PCR इज द सॉल्यूशन. सोर्स इसे जेनेटिक फोटोकॉपियर कहता है, और ये बिल्कुल सही एनालॉजी है. जेनेटिक फोटोकॉपियर? हाँ, PCR एक टेक्निक है जो DNA के एक स्पेसिफिक सेगमेंट की मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकती है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ही घंटों में. बिलियंस ऑफ कॉपीज? कैसे? सोर्स मेंशंस 5 कोर इंग्रेडिएंट्स. हाँ. PCR रिएक्शन के लिए 5 चीजें चाहिए. एक तो DNA टेम्पलेट, वो ओरिजिनल DNA जिसके स्पेसिफिक पार्ट को कॉपी करना है. ठीक है. दूसरा, प्राइमर्स, छोटे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल्स जो टारगेट DNA सीक्वेंस के स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को पहचान कर वहां बाइंड करते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, प्राइमर्स. तीसरा, DNA न्यूक्लियोटाइड्स, DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स A, T, C, G. चौथा, पॉलीमरेज एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम जैसे टैक पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है. टैक पॉलीमरेज? हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नई DNA स्ट्रैंड बनाता है. और पांचवा, बफर सोल्यूशन, जो रिएक्शन के लिए सही केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. गॉट इट. 5 इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस.
इसके 3 मेन स्टेप्स है, राइट, जो बिल्कुल। रिपीट होते हैं। बिल्कुल 3 मेन स्टेप्स हैं जो एक मशीन में बार बार रिपीट होते हैं साइकिल्स में। पहला स्टेप डीनेचरिंग। रिएक्शन मिक्स को हाई टेम्परेचर लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। इससे डीएनए टेम्पलेट के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। स्ट्रैंड्स अलग हो गए, ओके। दूसरा स्टेप एनीलिंग। टेम्परेचर को कम किया जाता है, करीब 50 से 65 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर प्राइमर्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पर डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंड हो जाते हैं, यानी एनियल कर जाते हैं। प्राइमर्स अटैच हो गए। तीसरा स्टेप एक्सटेंशन। टेम्परेचर को फिर थोड़ा बढ़ाया जाता है, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर से स्टार्ट करके अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए डीएनए की नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। नई स्ट्रैंड बन गए। और ये साइकिल कितनी बार रिपीट होती है? टिपिकली 20 से 40 बार, जैसा सोर्स बताता है। हर साइकिल में टारगेट डीएनए सीक्वेंस की क्वांटिटी थ्योरेटिकली डबल हो जाती है। डबल हर हाँ। साइकिल में? हाँ, तो 30 साइकिल्स के बाद ओरिजिनल डीएनए की एक कॉपी से बिलियन कॉपीज बन सकती हैं। दिस एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन इंश्योर्स कि हमारे पास एनालिसिस के लिए सफिशिएंट डीएनए हो, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम अ टाइनी अमाउंट, व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल सैंपल। याद है हमने आरटी-पीसीआर में पीसीआर का जिक्र किया था? हाँ। वहां भी यही कोर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस यूज होता है आफ्टर कन्वर्टिंग आरएनए टू डीएनए। ओके, सो हमने काफी ग्राउंड कवर किया। लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वीव डिस्कस्ड। राइट, स्टार्टिंग विद बायोकेमिकल मेथड्स। हमने देखा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एनालिसिस का इंपॉर्टेंस, एंसेस्ट्री ट्रेसिंग यूजिंग mtDNA, मैटरनल लीनिएज, हाँ, और वाई क्रोमोसोम, पैटर्नल लीनिएज। एनडी तिवारी केस एग्जांपल। करेक्ट। फिर हमने एचएलए टाइपिंग देखा, यूनिक इम्यून आइडेंटिटी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम 6 जीन्स एंड देयर एलील्स लिंकिंग टू डिजीज ससेप्टेबिलिटी। और की टेक्निक्स डिस्कस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज के बेसिस पर सेपरेट करके यूनिक आरएफएलपी मैप्स, डीएनए बारकोड्स बनाती है। जेनेटिक फिंगरप्रिंट जैसे। हाँ, और ब्लॉटिंग जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ढूंढने के लिए फ्लोरेसेंट प्रोब्स यूज करती हैं। फाइनली आरटी-पीसीआर का एग्जांपल देखा फॉर वायरल आरएनए डिटेक्शन यूजिंग सीटी वैल्यूज, जैसे कोविड टेस्ट में। क्विक रिकॉल क्वेश्चन, Why is the RFLP map unique for each individual? क्योंकि सबका डीएनए सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। ग्रेट। अब इमेजिन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टू अ फ्रेंड, उन्हें बायोकेमिकल मेथड्स का मेन आइडिया कैसे बताओगे इन सिंपल वर्ड्स? कोशिश करो। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, इम्यूनोजेनेटिक्स। यहां हमने जेनेटिक्स और इम्यूनिटी का कनेक्शन समझा थ्रू HLA MHC प्रोटीन्स जो सेल आइडेंटिटी डिटरमिन करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स और ऑर्गन रिजेक्शन में रोल प्ले करते हैं। हाँ, हमने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखा, द स्पेसिफिक लॉक इन की बाइंडिंग बिटवीन पैराटोप एंड एपिटोप। बिल्कुल। फिर पॉलीक्लोनल वर्सेस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का डिफरेंस समझा, पॉलीक्लोनल कम स्पेसिफिक, मोनोक्लोनल हाईली स्पेसिफिक वाया हाइब्रिडोमा। करेक्ट। प्लाज्मिड बॉडी मेक्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी। और फार्माकोजेनोमिक्स की बात की, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का पोटेंशियल। Recall question. What was the main difference between polyclonal and monoclonal antibodies? Polyclonal are less specific, derived from multiple cell lines, while monoclonal are highly specific, derived from a single cell line clone. Excellent. अब तुम अपने words में बताओ immunogenetics का core concept क्या था? Try recalling and explaining it simply. Finally, genetic engineering. हमने इसका मतलब समझा, directly manipulating an organism's genes for various purposes, like medicine, agriculture, etc. राइट। हमने PCR टेक्निक पर फोकस किया, its purpose being DNA amplification, to get enough material from tiny samples. हाँ, जेनेटिक फोटोकॉपिया। और इसके 3 कोर स्टेप्स डिस्कस किए, डीनेचरिंग, सेपरेटिंग स्ट्रैंड्स, एनीलिंग, अटैचिंग प्राइमर्स, एंड एक्सटेंशन, बिल्डिंग न्यू स्ट्रैंड्स। क्विक रिकॉल, व्हाट आर द 3 मेन स्टेप्स ऑफ पीसीआर अगेन? Denaturing, annealing, and extension. Perfect. Once more, try explaining the main purpose and process of PCR in your own words, जैसे किसी को समझा रहे हो. So what does this all mean? ये सारी टेक्निक्स, बायोकेमिकल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इम्यूनोजेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें लाइफ को, हमारी हिस्ट्री को और हमारी हेल्थ को एक मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने की अनबिलीवेबल पावर देती है। सही बात है। From tracing ancient human migrations to diagnosing diseases instantly and even envisioning medicines tailored just for us. बिल्कुल, और ये सब इंटरकनेक्टेड भी हैं। बायोकेमिकल टूल्स एनेबल इम्यूनोलॉजिकल इंसाइट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फीट्स। लेकिन एक फाइनल थॉट टू चू ऑन. These tools are rapidly evolving, constantly revealing deeper layers of life's complexity. As we get better at reading and even rewriting the code of life, what fundamental aspect of ourselves, our health, or our world do you think we might understand next? Something to definitely ponder. Provoke.